हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आपका DRV स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमन। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों, वो द्वितीय नगरीकरण क्रांति या छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा। मित्रों, प्रथम नगरीकरण तो आपने देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता में। तत्पश्चात हम दूसरी बार नगरों का अभ्युदय पाएंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नगरीकरण क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। प्रश्न बन जाता है कि नगरीकरण या नगरीय क्रांति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से, कैसे, किसने, क्या हुआ, कैसे किया गया। तो मित्रों, एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान से मेरे स्टडी चैनल को, केवल लेक्चर को ध्यान से सुनिए। दावा करता हूं कि इतिहास आपके बिल्कुल जेहन में बस जाएगा। वैसे तो कहते हैं कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़े दिन को शफा, लेकिन इस तरीके से ये मॉडल्स प्रस्तुत कर रहा हूं मित्रों, इतना आनंद आएगा आपको अब आगे के और इतिहास में कि आप लट्टू हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपके जेहन में बसाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। मित्रों, याद रखिए, तो नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक द अर्बन रेवोल्यूशन में किया है। द अर्बन रेवोल्यूशन, गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। और किसी भी नगर के स्थापित होने के लिए इन्होंने अपने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखने का प्रयास किया है। और जिसमें कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि वहां जैसे नगरीकरण में क्या होता है कि शासक वर्ग का उदय हो, एक पॉइंट तो यही बन जाता है मित्रों। दूसरा बन जाता है धर्म का प्रचलन, तीसरा बन जाता है मुद्राओं का प्रचलन। ये भी बहुत बात है, नगर अगर है तो वहां मुद्रा का प्रचलन होगा। अगला पॉइंट है व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। तीसरा अगला जो पॉइंट है इसमें मित्रों, वो है लेखन कला का ज्ञान भी होना चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि नगर है तो टैक्सेशन होगा, कर व्यवस्था होगी। तो कुछ इस तरह से इन्होंने 10 बिंदुओं को रखने का प्रयास किया है। द अर्बन रेवोल्यूशन में गॉर्डन चाइल्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अक्सर पूछ ली जाती है कि किसकी पुस्तक है। तो मित्रों, हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात पर चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको महाकाव्य काल, सूत्र काल, बहुत सारे जितने भी एंशिएंट के टॉपिक्स थे क्लियर किया है, उनको आप जरूर सुने, अध्ययन करें। और हमने बताया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमारे यहां 16 महाजनपद और 10 गणतंत्र राज्य स्थापित हो जाएंगे मित्रों। यह बात हमने आपसे पिछले एपिसोड्स में निश्चित रूप से कहा है। मत्स्य न्याय प्रणाली की चर्चा भी हमने किया था। तो अब उन्हीं 16 महाजनपदों और 10 गणतंत्रों पर चर्चा करेंगे और कुछ खास नगरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिनका व्यापारिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान हो। जैसे चंपा है, राजगृह है, श्रावस्ती है, साकेत है, कौशांबी है, वाराणसी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये कुछ प्रमुख 6 नगर थे। इसी समय सज्जनों, अब चूंकि व्यापार, व्यवसाय, नगर सब हो गए हैं, तो यहां पर कुछ श्रेणी संगठन की चर्चा हो जाए।
गिल्ड प्रणाली जिसको कहते हैं, गिल्ड श्रेणी। तो श्रेणी संगठन में थोड़ी हम चर्चा कर लें कि वास्तव में ये श्रेणियां क्या होती थी। फटाफट दिमाग में रखिएगा, यूं ही लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के समूहों को श्रेणी कहा गया है। जैसे कुंभकारी का काम करने वाले लोगों का एक समूह बना, वो श्रेणी हो गई। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी हो गई। तंतुवाय सिलाई कढ़ाई करने वालों की एक श्रेणी हो गई। तैल चक्र तेल पेरने वालों की एक अलग श्रेणी हो गई। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों की एक श्रेणी हो गई। इसी प्रकार से तरह तरह के कार्य करने वाले लोगों की अपनी अपनी एक व्यवसाय के आधार पर अलग अलग श्रेणियां हो गई। तो ये श्रेणी के विभिन्न जो प्रारूप आपको दिख रहे हैं, ये सम्मिलित रूप से जहां पर निवास करते थे उनके लिए शब्द आया है एक निगम, नगर निगम जिसको कहते हैं निगम, और समूहों के लिए पूग शब्द भी आता है। तो याद रखें, अभी आगे हम चलेंगे, जब तक इतिहास के गुप्ता पीरियड में प्रवेश करेंगे तो वहां पर और इसका डिक्लेरेशन से व्याख्या करेंगे। तो गुप्त काल में तो आपको बता दें कि अब यहां पर श्रेष्ठी या महाश्रेष्ठी शब्द आता है, सार्थवाह शब्द आता है। ये सब क्या है? सार्थवाह है, श्रेष्ठी है और महाश्रेष्ठी है और पूग है, श्रेणी है, सबकी अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। तो मित्रों, जैसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों ने अपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा करके क्या किया कि प्रोडक्शन माल तैयार कर लिया। अब उसको व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो जाने के लिए क्या करेंगे कि ये इनके अपने में से ही एक को मुखिया बना लेते थे। मुखिया जिसको सार्थवाह कहा गया है, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना मित्रों, ये सार्थवाह क्या होता है? विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों को अपने साथ ले जाने, अगुआ का काम करता है, नेता है। ये पूरे व्यापारियों के समूह का ये अगुआ होगा, नेता होगा। विभिन्न सुरक्षित इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उनका व्यापार व्यवसाय कराएगा, फिर वापसी में जो करते हैं उनको ले आएगा। सुरक्षा, चूंकि रास्ते का ज्ञान इसको होता है, तरह तरह की जानकारियां होती है, कहाँ चोर वगैरह लग जाते हैं, कहाँ रुकना है, तरह तरह की इनको जानकारी रहती है। इस प्रकार से सुरक्षित ले जाते हैं और ले आते हैं। इनका व्यापारियों से कुछ कमीशन होता है जिसको इनको मिल जाता है। ये सार्थवाह है, ये व्यापारिक कारवां के नेता होते हैं, अगुआ होते हैं। तो ये सार्थवाह है। श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है मित्रों। ये बैंकर्स होते थे, बैंकर का काम करते थे। जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले श्रेणियों में कोई व्यापारी ऐसा है कि जिसके पास धन नहीं है, वो व्यापार करना चाहता है, माल बनाना चाहता है, उसके पास धन नहीं है, तो उस महाश्रेष्ठी के पास जाकर के धन उधार के रूप में ले लेता था। बाद में उसमें ब्याज सहित उसको वापस कर देता था। सबको व्यापार में मुनाफा हो गया, उसको अपना ब्याज सहित वापस कर दिया, अपना उसका बिजनेस चल गया, धंधा चल गया। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर अब शुरू हो जाएंगे मित्रों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये बातें हो रही हैं व्यापार वाणिज्य में। अब चूंकि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ ये मित्रों याद रखिए, क्योंकि मैप्स की जगह नहीं बन पा रही है, नहीं तो मैप्स मैं आपको समझा देता, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट इस तरीके से मित्रों, ये आपका गुजरात है। ये जो इनका जलमार्ग से व्यापार व्यवसाय हो रहा है, उसमें भृगु कच्छ ये बंदरगाह है, इसको बेरी गाजा, भड़ौच, 3 नामों से जाना जाता। बेरी गाजा, भृगु कच्छ, भड़ौच, ये गुजरात बंदरगाह से या गुजरात प्रांत से यहां पर व्यापार व्यवसाय होता था मित्रों, याद रखेंगे। और उधर पश्चिमी तट पर हमारे यहाँ के जो बंदरगाह थे उनमें सुपारा का महत्वपूर्ण स्थान था उस समय। और बंगाल में पूर्वी तट पर, यहाँ पूर्व में, जिसको कहते हैं ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो सुपारा, बेरी गाजा, भड़ौच, भृगु कच्छ और
ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार व्यवसाय जलमार्ग के द्वारा होता था। मित्रों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ भी लिया जाता है। मित्रों कंबोज और गांधार ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, ये हमने पिछले किसी एपिसोड में बताया था। और ये उत्तरापथ से ला करके यहाँ बनारस में, वाराणसी में बेचे जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मित्रों अब आगे हम कुछ चर्चा कर लें टैक्सेशन पे। जैसे हमारे यहाँ चुंगी व्यवस्था होती है, चुंगी शुल्क, तो उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था, उसमें शुल्काध्यक्ष कहते थे उसको, जो चुंगी वगैरह वसूल करते थे बॉर्डर पर, शुल्काध्यक्ष हैं। और हम अब यहाँ पर आने के बाद ये चर्चा करेंगे कि अब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के जनपद हैं, वहां पे आकर के कुछ चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों में, चूंकि नगर है तो सिक्कों का भी अभ्युदय हो गया है। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों को कहापण या कारसापण, सिक्कों को कहापण या कारसापण कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को हम जहां करते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना है न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन है। इस समय जो चांदी का सिक्का है मित्रों, याद रखना है वो 180 ग्रेन का होता था। चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का और तांबे का सिक्का 146 ग्रेन का होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इस चीज को याद रखना है। और 16 महाजनपदों में और 10 गणतंत्रात्मक राज्यों की चर्चा अभी हम करने चल रहे हैं। मित्रों हम एक ट्रिक्स बताते हैं जिसके माध्यम से आप 16 महाजनपदों का नाम याद रख सकते हैं, फिर क्रम से हम उनकी चर्चा करेंगे। ये ट्रिक्स हमारा याद रखें, 3 KAM ब्रैकेट्स लगा दें, 3 काम यस GPC, 3 काम यस GPC K2W। अब एक जनपद के बारे में हम यहां आपको बता दें, इसी में 16 महाजनपद निहित हैं। ये KA और M अक्षर 3 बार है, 3 तिहाई 9 महाजनपद तो इसी में है। काशी कोसल कुर, अवंती अस्मत अंग, मगध मल्ल मत्स, सूरसेन गांधार पंचाल चेद कंबोज। W 2 बार है मित्रों, याद रखना, वज्र और वत्स। ये 16 महाजनपद आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो UG PG का एग्जाम भी दे रहे हो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी पेपरों में पूछ लेता है कि 16 महाजनपदों के बारे में क्या जानते हैं, खोडस महाजनपद। तो अगर ये बाकायदे इस तरीके से याद करे रहेंगे अपना सारा नाम और उनकी राजधानियाँ, तो राजधानियों के बारे में अलग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जनपदों का नाम जरूर याद रखिए। और 16 महाजनपद ये बहुत ही बार पूछा जाता है। 3 काम SGPC K2W, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, याद रखना है। मित्रों एक चीज की जानकारी हम आपको दे दें कि ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। ये बहुत पूछा गया है, क्वेश्चन कंपटीशंस में पूछ लेता है कि ये 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ हुआ है। ये आपको याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। मित्रों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे लेक्चर्स को आप सुनते चलिए, निश्चित रूप से पूरा का पूरा ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। अब मित्रों हम चर्चा कर लें, जैसे पहला महाजनपद था अंग। बिहार का जो भागलपुर है, अंग जो है बिहार का भागलपुर का पोर्शन अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी मित्रों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, चंपा थी इसकी राजधानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग की राजधानी पूछ लेता है, चंपा थी, इंपॉर्टेंट है। और मित्रों याद रखना, कभी जब हम मगध उत्कर्ष की बात करेंगे तो जब वहां पर
बिंबिसार पहला शासक होगा तो अंग का जो राजा होगा ब्रह्मदत्त उस पर विजय प्राप्त करेगा। तो यहाँ का राजा याद रखिएगा ब्रह्मदत्त था। और अंग कहाँ स्थित था? तो उत्तरी बिहार में भागलपुर, आधुनिक भागलपुर वो अंग था, इसकी राजधानी चंपा थी। ये इतना पॉइंट आपको याद रखना। लेक्चर सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं मगध। मगध भी ये बिहार में ही है मित्रों। और मगध आधुनिक जो पटना गया जिला है, ये मगध के रूप में विख्यात था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज थी मित्रों, याद रखना। और जब भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होने जा रहा है तो भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू होगी वो यही मगध से शुरू होगी। उस पर भी हम अभी आगे चर्चा करने चल रहे हैं मित्रों। तीसरा जो महाजनपद है उसको दिमाग में रखिएगा, वज्जी है। वज्जी है मित्रों। ये गंगा के उत्तर में तिरहुत में ये वज्जी राज्य महाजनपद स्थित था। और एक प्रकार से यह 8 कुलों का संघ था मित्रों, 8 कुलों का संघ था। और इसकी राजधानी जो थी, वज्ज की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाली थी मित्रों, याद रखना वैशाली थी। और चौथे नंबर पर पॉइंट रखिएगा, ये काशी महाजनपद था। ये वज्ज के पश्चिम में काशी जनपद स्थित था। इसकी राजधानी याद रखना वाराणसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि वरुणा और असी नदियों के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना है। अगला महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जो सबसे ज्यादा अपने उपदेश श्रावस्ती में देंगे। श्रावस्ती में ये क्वेश्चन पूछा जाता गया है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। लेक्चर्स याद सुनते चलिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा मित्रों। अब ज्यादा श्यामपट्टी व्यवस्था हम वहाँ ट्रिक्स पर लगाएंगे, बाकी चीजें हमारी लेक्चर्स में चलती रहेंगी, आप सुनते रहिए। और यूं ही रात में या दिन में जब भी समय पाए, हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको आप DRB स्टडी चैनल खोल करके सुने। बिल्कुल पूरा का पूरा इतिहास रटा डालूंगा, याद हो जाएगा, समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों, अगली कौशल के बाद हम चर्चा करेंगे कौशल। चूंकि जब जो 4 महत्वपूर्ण राजतंत्रात्मक राज्य बचेंगे अंत में, चूंकि ये जो मत्स्य न्याय प्रणाली है अभी खत्म नहीं होगी, आगे भी चलेगी, जिसमें 4 प्रमुख राजतंत्रात्मक राज्य होंगे जो शेष 12 को अपने में हड़प लेंगे मित्रों, याद रखना है। जिसमें मगध होगा, इंडिकेट करना चाहेंगे, मगध है, कौशल है, वत्स है और अवंती है। ये पॉइंट याद रखना है मित्रों, अभी इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। मगध का राजा बिंबिसार होगा, कौशल के राजा होंगे महाकौशल, और इनका पुत्र होगा प्रसेनजीत। वत्स के राजा होंगे उदयन और अवंती के राजा होंगे चंद्रप्रद्योत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मित्रों, चंद्रप्रद्योत। अब यहीं से अभी हम शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में। पहले सारे जनपदों की चर्चा कर ले कि कौन कौन से जनपद कहां कहां स्थित थे, कैसे इनकी क्या सिचुएशन थी। और कौशल के पश्चात मित्रों, अब इसी कौशल का राजा था महाकौशल, इनके पुत्र थे प्रसेनजीत। अभी यहां पर चर्चाएं होंगी, हम टॉपिक्स को काफी कवर करना चाहेंगे। मल्ल
ये क्वेश्चन पूछता है मल्ल कहाँ स्थित था, इसकी राजधानी क्या थी मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा का भी नाम आता है। अभी गणराज्य में हम जब पढ़ेंगे पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, तो इसकी संभवतः दो राजधानी है, एक है कुशीनगर, दूसरी है पावा। मित्रों याद रखना है, मल्लों की दो राजधानी थी, कुशीनगर और पावा। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित, मित्रों याद रखना देवरिया। अगला है वत्स महाजनपद। मित्रों जो आधुनिक प्रयागराज है, प्राचीनतम नाम इलाहाबाद, वर्तमान में इस समय पुनः प्रयागराज। वैसे प्राचीनतम तो प्रयागराज ही है, फिर बीच में जब मुस्लिम सत्ता आई मुगल काल में इलाहाबाद पड़ गया, किंतु वर्तमान में इसका नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। और तो ये जो वत्स महाजनपद था ये प्रयागराज में स्थित था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, याद रखना है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कुरु महाजनपद। ये मेरठ दिल्ली का जो बेल्ट है और कुछ थानेश्वर का भूभाग लेते हुए ये कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मित्रों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। और अगला है पांचाल आधुनिक जो रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का बेल्ट है। रुहेलखंड, बरेली, बदायूं का ये जो बेल्ट है ये पांचाल के नाम से जाना जाता था। काम्पिल्य इसकी राजधानी थी, फर्रुखाबाद, काम्पिल्य। अगला है महाजनपद 10वां है अवंती। अवंती पश्चिमी भारत में, याद रखना मित्रों, अवंती जो है पश्चिमी भारत में स्थित जनपद था। और आधुनिक जो मध्य प्रदेश का, मालवा मध्य प्रदेश का बेल्ट है, यह अवंती कहलाता था। और इसकी संभवतः दो राजधानियां थी, एक उज्जैन थी, दूसरी माहिष्मती थी। एक उज्जैन, दूसरी माहिष्मती थी। मित्रों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा महाजनपद है वो सूरसेन है। आधुनिक जो ब्रजमंडल का क्षेत्र है, और ब्रजमंडल से तात्पर्य इसकी राजधानी थी सूरसेन की मथुरा में थी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी, मित्रों याद रखना है। और ये ब्रजमंडल का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। और अगला जो महत्वपूर्ण महाजनपद है चेदी है, मित्रों याद रखना, चेदी महाजनपद है। और इसकी जो स्थिति है मित्रों याद रखना, आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था चेदी का। और इसकी राजधानी सुक्तिमती, कहीं कहीं सुक्तिवती भी मिलता है, सुक्तिमती। और मित्रों अगला जो 13वां महाजनपद है मत्स्य, याद रखना, आधुनिक जयपुर का क्षेत्र है, राजस्थान। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य की राजधानी पूछता है विराटनगर, याद रखना है। और 14 नंबर जो महाजनपद है अश्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, अश्मक याद रखना, कई बार पूछा गया है। ये गोदावरी नदी तट पर स्थित है मित्रों, गोदावरी, और ये दक्षिण भारत में। ये क्वेश्चन बना देता है कभी कभी कि दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन था, तो याद रखिए अश्मक था, ये दक्षिण भारत में था। इसकी राजधानी पोटिल थी, पोटली। और 15 नंबर का जो महाजनपद है उसको गांधार 15वां महाजनपद है मित्रों, याद रखिएगा। आधुनिक जो पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र है गांधार के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी थी मित्रों पुष्कलावती। और यहाँ का राजा हुआ करता था उस समय पुष्कर सारिन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गांधार के राजा पुष्कर सारिन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये पुष्कर सारिन यहीं के राजा थे। और 16वां जो महाजनपद है मित्रों वह है कंबोज, और ये उत्तरापथ में स्थित महाजनपद था। और हजारा जिला, आधुनिक राजौरी और हजारा जिला इसके अंतर्गत शामिल है। इसकी राजधानी के बारे में कहा जाता है कि इसकी राजधानी राजपुर हाटक, कहीं के राजपुर कहीं के हाटक मिलती है। और इसके बारे में, कंबोज के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है, वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ, वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ, जो वार्ता से तात्पर्य हमने अभी उस दिन बताया था, हमारे अगले किसी वीडियो में है। वार्ता में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के साथ साथ शस्त्र भी धारण करते थे। ये कंबोज के बारे में लिखा है। जीविका का संचालन इन्होंने कैसे संचालित किया है, वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ के नाम से संबोधित किया है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। अर्थात ये कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं शस्त्र के द्वारा अपनी जीविका का संचालन करते थे मित्रों। तो ये प्रमुख 16 महाजनपदों की चर्चा हो गई, इनके राजधानियों की चर्चा हो गई। मित्रों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अब यहाँ पर कि ये जो 16 महाजनपद हैं, अभी हम 10 गणतंत्रात्मक राज्यों की भी चर्चा करें। इससे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ देना चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद लास्ट में बचेंगे, 4 प्रमुख राजतंत्रात्मक राज्य जो 12 लोगों को अपने में समाहित कर लेंगे। और इतिहास भारत का प्रारंभ होगा बिंबिसार से, भारतीय इतिहास प्रारंभ होगा बिंबिसार से। और इस बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाएगा, हर्यक वंश। अभी हम चलाएंगे टॉपिक्स यहाँ से। और इसका जो शासनकाल होगा तकरीबन कुछ एक 544 ईसा पूर्व से 544 बीसी से शासनकाल संचालित होगा। बिंबिसार बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राजनीतिक इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध से प्रारंभ शुरू होता है। और यहाँ की जो शुरुआत करेंगे वो हर्यक वंशी शासक बिंबिसार से भारत का इतिहास प्रारंभ होगा। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार को श्रोणी भी कहा गया है मित्रों, याद रखना, बिंबिसार को श्रोणी भी कहा गया है। अब यूजीपीजी में खास करके या यूपीएससी वगैरह में कभी कभी इनके मध्य अंतर संबंधों के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो यहाँ इनके क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि आखिर इन चारों में से केवल मगध से ही भारत का इतिहास क्यों प्रारंभ हुआ, अर्थात मगध का ही उत्कर्ष क्यों? क्वेश्चन यहां बन जाता है, मगध उत्कर्ष के क्या कारण थे? क्या ऐसी खासियत थी कि मगध से ही भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई? मगध का शासक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदय, ये लोग ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए। जबकि आपको बताएंगे कि ये जो कौशल का राजा महाकौशल है, राजा प्रसेनजीत है इनके पुत्र, ये वो इनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। या वत्सराज उदयन, यावंती गणेश चंद्र प्रद्योत, ये लोग भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। फिर भी मगध से ही, मगध का ही विकास क्यों? क्वेश्चन यहां बन जाता है मित्रों। तो मगध के बारे में कहा जाता है मित्रों, याद रखिए कि इसमें इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, ये गंगा सोन नदियों के मध्य स्थित था, पीछे हिमालय था, सामने से सुरक्षित थे। तो भौगोलिक संरचना इनकी ऐसी थी मित्रों, याद रखना। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम इनकी जो उत्कर्ष में मामला आता है। इसको ध्यान देंगे मित्रों। ये गंगा है, सोन है, पीछे हिमालय है। अब इन्हीं नदियों के मध्य स्थित है
एक तो दोआब क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, दूसरी चीज इनकी भौगोलिक संरचना इस प्रकार से है मगध की, तीन तरफ से ये सुरक्षित है, सामने से अगर कोई अटैक करेगा तो उसका जवाब दे देंगे। एक बात, जैसे आप किसी वृक्ष पर चढ़ गए हैं, अगर कोई आपको नीचे से चढ़ करके मारना चाहता है तो वो आपको जल्दी मार नहीं सकता, क्योंकि आप तो उसको ऊपर, चूंकि आप ऊपर बैठे हैं, उसको नीचे पूरा ढकेल देंगे। तो इस तरीके से ये तीन तरफ से सेफ है, सामने से तो बहुत मुश्किल है किसी को पराजित करना। दूसरी चीज, ये कारण भी भौगोलिक कारण हो गया इनका। दूसरा इनका, चूंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ वर्ष में 2 फसलें बड़ी अच्छी पैदा हो जाती थी, अधिशेष उत्पादन हो जाता था। अधिशेष उत्पादन से तात्पर्य होता है कि अपनी खपत के बावजूद जो एक्स्ट्रा अनाज बच जाता है वो अधिशेष है। तो उस अधिशेष उत्पादन को ये क्या करते थे, व्यापार व्यवसाय करते थे। व्यापार व्यवसाय करने के लिए इनके यहाँ जलमार्ग है, जलमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपने अनाज को बिक्री कर लेते थे। साथ ही साथ अब इनके यहाँ चूंकि ये क्या कहते हैं, लोहे की खान है, लोहे की खान है मित्रों, याद रखना, और जिसके द्वारा ये नए नए तकनीक ढंग से अस्त्र शस्त्र बनाने लगे, और बनाने के साथ ही साथ उसको अन्य राज्यों में बिक्री कर धनार्जन किए, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। अगला पॉइंट इसमें इनके उत्कर्ष का कारण है कि यहाँ के जो शासक होंगे, चाहे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, ये लोग बड़े ही दिमागी होंगे, और इनके यहाँ के जो मंत्री होंगे वो बड़े ही उच्च कोटि के पॉइंटेड और राजनीतिज्ञ होंगे, जो मगध के उत्कर्ष में अपना अहम योगदान प्रदान करेंगे। मित्रों, ये प्रमुख कारण है मगध के उत्कर्ष का। मगध उत्कर्ष के कारणों में बिंबिसार से शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक्स में। बिंबिसार जो कि आइए हम थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में चर्चा कर ही दें। अब यहाँ छप गए हैं, हर्यक वंश के संस्थापक हैं, और इनका शासनकाल जो है निर्मित है 544 BC के आसपास ये बैठते हैं। इन्होंने दिमाग लगाया मगध के उत्कर्ष में, क्योंकि ये जानते थे कि मैं ही बेशक सब तरफ से सुरक्षित हूं, किंतु हमारे पास जो एक 3 लोग और हैं, ये निश्चित रूप से शक्तिशाली है, किसी भी क्षण हम पर हमला करके हमको पराजित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इन्होंने दिमाग लगा करके सबसे पहले अपने उत्थान में संबंधों की तरफ ध्यान दिया, वैवाहिक संबंधों की स्थापना किया। वैवाहिक संबंधों में इन्होंने किस प्रकार के संबंध स्थापित किए मित्रों, हम यहां चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है, महाकौशल के जो पुत्र हैं प्रसेन जी, और इनकी एक बहन है कोसला देवी। मित्रों याद रखना, कोसला देवी। तो बिंबिसार ने देखा कि अगर मैं कौशल से अपने संबंध बना लूं तो यह मेरा मित्र बन जाएगा, और जब ये मेरा मित्र बन जाएगा, मेरा संबंधी बन जाएगा, तो इन दोनों की हिम्मत हमारे ऊपर आक्रमण करने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे। तो क्या काम किए इन्होंने प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव रखा, और ये कोसला देवी का विवाह बिंबिसार से हो गया। मित्रों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ कि कोसला देवी को इन्होंने काशी गांव, काशी तो आज बनारस है, काशी गांव कोसला देवी को दहेज में दे दिए बिंबिसार को, कि इसकी जो वार्षिक आमदनी 1 लाख है, उससे हमारी बिटिया श्रृंगार पटार करेगी, सौंदर्य प्रसाधन में खर्च करेगी। अब यहां से रिलेशन बना लिया, इनको मिला लिया। दूसरी चीज मित्रों याद रखना है, इसने उस समय के तत्कालीन शक्तिशाली गणतंत्र राज्य है मित्रों, याद रखना, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया लिच्छवी गणराज्य। लिच्छव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लिच्छव राजकुमारी चिल्लना,
याद रखना, लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना, ये चेटक की पुत्री है। लिच्छव के जो गणराज्य के मुखिया है चेटक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेल्लना से वैवाहिक प्रस्ताव रखा और उससे भी विवाह कर लिया, चेल्लना से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के पंजाब प्रांत, पश्चिम उत्तर पंजाब में आप देखेंगे तो मध्य देश की राजकुमारी खेमा से तीसरा विवाह, खेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य देश, यहां भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तीन वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिए। साथ ही साथ यहां से इन्होंने क्या काम किया कि अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत थे, इनको भी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया और मिला भी लिया। एक बार ये पांडु रोग से पीड़ित हो गए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, याद रखना मित्रों, बहुत पूछा जाता है, जीवक को, बिंबिसार ने जीवक को इनके इलाज के लिए भेज दिया कि जाओ चंड प्रद्योत का इलाज करो, बीमारी ठीक करो। तो राजवैद्य जीवक यहाँ आया है, इनका इलाज किया और ये ठीक हो गए। तो इस तरीके से अवंती भी इनका मित्र हो गया। फ्रेंड्स, अब केवल वापस बचेंगे, कंडीशंस आगे और चलेंगी, बढ़ती जाएगी, हम इसके बारे में अभी डिटेल से चर्चाएं करेंगे। बिंबिसार ने एक विजय किया था, हमने अभी चर्चा किया था आपको, अंग विजय किया था, वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था, बाकी साम्राज्य को सुदृढ़ किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनसे अपनी स्थिति को मजबूत किया। आगे की स्थिति हम अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बिंबिसार की जो मृत्यु होगी थोड़ा सा दूसरे पॉइंट से होगी। कहा जाता है कि इनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके, जैन धर्म कुछ कहता है, बौद्ध धर्म कुछ कहता है, उसको हम व्याख्या करेंगे। तो कुछ भी हो, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन से हटा करके जो है राज गद्दी हथिया लिया था अजातशत्रु ने, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बिंबिसार जो था वो अपनी चेल्लना से उत्पन्न, उसके दो पुत्र थे, हल और बेहल, कहते हैं कि हल और बेहल को बिंबिसार ज्यादा मानता था, हल और बेहल को ज्यादा मानता था। किसी अवसर पर, शुभ अवसर पर इन्होंने, बिंबिसार ने हल और बेहल को अपना विश्व प्रसिद्ध हाथी सेचनक और 18 लड़ियों का मुक्ताहार उपहार में दे दिया था। यह बात अजातशत्रु को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अजातशत्रु कोसला देवी से उत्पन्न पुत्र था, बड़ा पुत्र था। तो उसको लगा कि कहीं हमारे पिताजी जो है हल और बेहल को इसी तरह से उत्तराधिकारी न बना दे, सिंहासन न दे दे, उसको कहीं न कहीं ये बात टीस रही थी। तो ये राजनीतिक दांवपेच है, उसी परिप्रेक्ष्य में इनका सिंहासन से उतार दिया जाएगा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का ये इतना एपिसोड, टॉपिक्स आपको कैसा लगा, हमको कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। निश्चित रूप से एक दो बार जहां ये लेक्चर आप सुनेंगे, आपको पूरा का पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। ऐसे ही सहयोग और कमेंट्स देते रहें, बनाए रहें। और निश्चित रूप से ये हमारा आपसे वादा है कि पूरा का पूरा इतिहास कवर करा दूंगा। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट होगा, मैथ रीजनिंग चल ही रहा है हमारे चैनल पर, और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स तीनों का फिर से अपलोडिंग होगी, सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, आज एक हिंदी का भी वीडियो हमारा जा रहा है, उसको भी देखिएगा। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।